2 साल बाद गाजा में शांति की उम्मीद जागी है। इधर बिहार में चुनाव की रौनक है। देश भर में दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन दुनिया में कहीं कहीं प्रकृति की मार पड़ना जारी है। इस बार भूकंप के झटके झेले हैं फिलीपींस ने। नमस्कार, मैं हूं रुचा अनिरुद्ध और लेकर आई हूं आप सबके लिए खबरें अनकही। बिना शोर शराबे और बहस के आराम से सुनिए, समझिए और खुद फैसले लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं दिन की बड़ी खबरें। आज दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुताकी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय शांति के लिए साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। इस दौरान एस जयशंकर ने ऐलान किया कि काबुल में फिर से भारतीय दूतावास खुलेगा। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया समेत 15 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूरन कुमार की पत्नी और आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार ने सीएम नायब सिंह सैनी से मांग की है कि सभी अफसरों को गिरफ्तार किया जाए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब मैदानी राज्यों में देखने को मिल रहा है। हवा का रुख बदलकर उत्तरी होने से ठंड ने दस्तक दे दी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। सुबह सर्द हवाओं के साथ हल्का कोहरा भी छाने लगा है। खबरें अनकही में आज सबसे पहले बात होगी उस खबर की जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। इजराइल हमास के बीच 2 साल से चल रहे युद्ध का अंत। इस बड़ी खबर से जुड़े हर पहलू को आज मैं आपको बताऊंगी। उधर बिहार चुनाव के बड़े स्टेक होल्डर्स में कल हमने बात की थी प्रशांत किशोर की। आज बात होगी तेजस्वी यादव की। उनके लिए कितनी कठिन है डगर पनघट की, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तान के उस महिला आतंकी संगठन के बारे में जिसे चला रही है मसूद अजहर की बहन सादिया। और एक चौंकाने वाली लेकिन जागरूक करने वाली खबर, क्यों हमें कैब ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉयज से सावधान रहने की जरूरत है। क्या कहता है एनसीआरबी का डेटा, इनके बारे में ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू से आखिर तक देखिए खबरें अनकही। और अब बात करते हैं बिहार चुनाव के स्टेक होल्डर्स की। कल हमने बात की थी प्रशांत किशोर की, आज बात तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव लालू की राजनीतिक विरासत के इकलौते वारिस, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य। जिम्मेदारियों का इतना बोझ और सैकड़ों चुनौतियां। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी के लिए सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक विरासत को साबित करने की कसौटी भी है। आइए समझते हैं तेजस्वी की राजनीति इस वक्त कहां खड़ी है और उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने पूरे राज्य को चौंका दिया था। 20 दिनों में उन्होंने 247 रैलियां और 4 रोड शो किए। 10 लाख नौकरियों का वादा लेकर उतरे तेजस्वी ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि महागठबंधन को 110 सीटें मिली और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आरजेडी ने अकेले 75 सीटें जीती और यही नहीं, वोटों में भी बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ 12 सीटों की कमी ने तेजस्वी को सत्ता से दूर कर दिया। महज 0.03% वोट शेयर और 12 सीटों का फासला तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी टीज बनकर रह गया। सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस से हुआ। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। अगर कांग्रेस अपनी आधी सीटों पर भी जीत दर्ज कर लेती तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते थे। फिर आया साल 2022, जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन में वापसी की तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए। ये उनके लिए अपनी प्रशासनिक क्षमता साबित करने का मौका था। अपने 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का दावा किया। उन्होंने सड़क निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग समेत कई अहम मंत्रालय संभाले और युवाओं के मुद्दों पर काम किया। लेकिन जब नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में फिर से पलटी मारी और एनडीए में शामिल हो गए तो तेजस्वी एक बार फिर से विपक्ष में आ गए। नीतीश कुमार के इस कदम ने तेजस्वी को झटका दिया, लेकिन उन्होंने इससे सीख भी ली। अब 2025 के चुनाव में तेजस्वी हर घर में सरकारी नौकरी देने का बड़ा वादा लेकर उतरे हैं। उनका कहना है कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर विशेष अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों में हर परिवार को नौकरी देंगे। लेकिन इस वादे पर सवाल भी उठते हैं। बिहार में अभी अनुमानित 2 करोड़ 76 लाख परिवार हैं।
अगर हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देनी है तो करीब 2.25 करोड़ से 2 करोड़ 80 लाख नई नौकरियां बनानी होंगी। लेकिन वर्तमान में पूरे बिहार में सिर्फ 26,50,000 सरकारी नौकरियां हैं। कुछ आंकड़ों के अनुसार 48 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन यह भी 2 करोड़ 80 लाख से बहुत कम है। प्रशांत किशोर ने इस वादे को धरती पर सबसे बड़ा झूठ करार दिया है। अब बात उस फॉर्मूले की जिसके दम पर तेजस्वी सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं। वही लालू प्रसाद यादव का MY फॉर्मूला यानी मुस्लिम यादव समीकरण, जो बिहार की राजनीति का सबसे मजबूत आधार रहा है। पिछले 3 दशकों से यह फॉर्मूला आरजेडी की ताकत रहा है। 1990 के दशक में मंडल और मंदिर की राजनीति से उभरे इस समीकरण ने लालू को बिहार की सत्ता दिलाई। यादव समुदाय बिहार की आबादी का करीब 14% है और पारंपरिक रूप से आरजेडी का वोट बैंक रहा है। 2020 के चुनाव में भी आरजेडी को यादव समुदाय का भरपूर समर्थन मिला। लेकिन सवाल है कि क्या ये वोट बैंक अब भी उतना ही मजबूत है? नीतीश कुमार और बीजेपी ने समीकरण में सेंध लगाने की भरपूर कोशिश की है। अति पिछड़ों और दलितों को साधने की रणनीति से एनडीए ने यादव वोट बैंक को तोड़ने का प्रयास जमकर किया। नीतीश कुमार ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए साइकिल योजना, शराबबंदी और जीविका दीदी जैसी योजनाएं चलाईं, जिससे यादव परिवारों की महिलाओं में भी उनका असर बढ़ा। फिर भी विश्लेषकों का मानना है कि यादव वोट बैंक अब भी तेजस्वी के साथ है। लेकिन सिर्फ यादव वोट से चुनाव नहीं जीता जा सकता, इसलिए तेजस्वी को अति पिछड़ों और दलितों में अपना प्रभाव बढ़ाना होगा। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो 2020 का चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ था। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। ये वही सीटें थीं जो पहले कांग्रेस और आरजेडी के पास होती थीं। AIMIM ने जोकीहाट, बायसी, बहादुरगंज, अमौर और कोचा धामन सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि बाद में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन ओवैसी की मौजूदगी ने साबित कर दिया कि मुस्लिम वोट बैंक अब एक समान नहीं है। 2020 में AIMIM की वजह से महागठबंधन को कई सीटों पर वोट बंटवारे का नुकसान हुआ। विश्लेषकों का मानना है कि अगर ओवैसी ने चुनाव नहीं लड़ा होता तो महागठबंधन को कम से कम 8 से 10 सीटें और मिल सकती थी, जो सत्ता के लिए काफी थी। अब 2025 में भी ओवैसी ने तेजस्वी को चुनौती दी है। AIMIM ने सिर्फ सीमांचल नहीं बल्कि मिथिलांचल की 4 सीटों जले, बिस्फी, केओटी और दरभंगा में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी का आरोप है कि उन्होंने आरजेडी से सिर्फ 6 सीटें मांगी थी और मंत्री पद की भी मांग नहीं की थी, लेकिन लालू और तेजस्वी ने जवाब तक नहीं दिया। इससे नाराज होकर ओवैसी ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस नेता उदित राज ने मुस्लिम मतदाताओं से अपील की है कि वो 5 साल पहले की गलती ना दोहराएं और वोट ना बांटें। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी की मौजूदगी इस बार भी महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकती है। खासकर सीमांचल और मिथिलांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी का प्रभाव बढ़ सकता है। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी चुनौती उनके अपने घर से आ रही है। संजय यादव को लेकर लालू परिवार में लंबे समय से असंतोष चल रहा है। तेजस्वी के सलाहकार और करीबी संजय यादव की बढ़ती ताकत से परिवार के दूसरे सदस्य नाखुश हैं। संजय यादव पर सुपर सीएम और परिवार में बाहरी व्यक्ति जैसे आरोप लग रहे हैं। सितंबर 2025 में हालात इतने बिगड़े कि रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताते हुए लालू, राबड़ी, तेजस्वी और तेजप्रताप समेत पूरे परिवार को अनफॉलो कर दिया। तेजप्रताप यादव ने भी संजय यादव के खिलाफ जयचंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मीसा भारती भी इस स्थिति से असंतुष्ट हैं और दिल्ली में ही रहना पसंद कर रही हैं। परिवार का आरोप है कि संजय यादव ने पार्टी और तेजस्वी पर ऐसा नियंत्रण बना लिया है कि लालू का असर कम हो गया है। संजय यादव तेजस्वी के बेहद करीबी माने जाते हैं और पार्टी के कई अहम फैसलों में उनकी भूमिका है। लेकिन परिवार के दूसरे लोगों को लगता है कि संजय की वजह से उनकी राय को महत्व नहीं मिल रहा। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि परिवार की आपसी कलह तेजस्वी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। चुनाव के समय में इस घरेलू कलह ने विरोधियों को भी हमला करने का मौका दे दिया है। बीजेपी नेता इस मुद्दे को उठाकर लालू परिवार की एकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी तेजस्वी के लिए एक नई और गंभीर चुनौती है। जन स्वराज ने 9 अक्टूबर को 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने सामाजिक न्याय का नारा देते हुए अति पिछड़ों, दलितों, मुस्लिम्स और ओबीसी को साधने की कोशिश की है। उनकी लिस्ट में 17 अति पिछड़ा वर्ग, 11 ओबीसी,
9 अल्पसंख्यक और 7 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जनसुराज, जेडीयू और आरजेडी दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ज्यादा फर्क तेजस्वी को पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के हर घर नौकरी वाले वादे पर सीधा हमला किया है। उन्होंने कहा कि या तो तेजस्वी यादव मूर्ख हैं या फिर पूरे बिहार को मूर्ख बना रहे हैं। ये सीधे तेजस्वी की साख पर हमला है और युवाओं के मन में सवाल खड़े करता है। जनसुराज भले ही बहुत सीटें ना जीते, लेकिन वोट काटने की क्षमता जरूर रखती है, खासकर उन सीटों पर जहां चुनाव कांटे का हो। वहां प्रशांत किशोर के उम्मीदवार निर्णायक साबित हो सकते हैं, जो महागठबंधन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तेजस्वी यादव ने सितंबर 2025 में बिहार अधिकार यात्रा निकालकर अपनी जमीनी मजबूती बढ़ाने की कोशिश की। ये यात्रा 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू हुई और 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त हुई। इस 5 दिवसीय यात्रा में तेजस्वी नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और समस्तीपुर से गुजरे। दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी ने यह यात्रा उन जिलों से निकाली जो पहले राहुल गांधी के साथ की गई वोटर अधिकार यात्रा में शामिल नहीं थे। इससे साफ हो गया कि तेजस्वी पूरे बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। यात्रा के दौरान तेजस्वी ने बेरोजगारी, पलायन और युवाओं की समस्याओं को मुद्दा बनाया। उन्होंने नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा, गिरिराज सिंह के गढ़ बेगूसराय और पप्पू यादव के मधेपुरा में भी रैलियां की। तेजस्वी यादव आज बिहार की राजनीति के सबसे युवा और ऊर्जावान चेहरे हैं। उनके पास जनाधार है, युवाओं का समर्थन है और लालू की विरासत भी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्होंने जातिगत राजनीति के बीच बेरोजगारी को मुद्दा बनाया और युवाओं में अपनी पहचान बनाई। एमवाई वोट बैंक अब भी उनके साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। ओवैसी की एआईएमआईएम मुस्लिम वोट बांटने की क्षमता रखती है। परिवार की आंतरिक कलह उनकी छवि पर असर डाल सकती है। प्रशांत किशोर जैसे नए खिलाड़ी भी मैदान में हैं और सबसे बड़ी बात, उनके सामने नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता हैं, जिनके पास सुशासन की छवि और महिला मतदाताओं का मजबूत समर्थन है। साथ ही जंगल राज की नकारात्मक छवि से लड़ना भी तेजस्वी के लिए एक बड़ी चुनौती है। 2020 में तेजस्वी महज 12 सीटों से पीछे रह गए थे, इसलिए 2025 का चुनाव उनके लिए करो या मरो का मौका है। क्या वो अपनी चुनौतियों को पार कर पाएंगे और बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर एक बार फिर सत्ता से दूर रह जाएंगे? इस बारे में बिहार की जनता क्या फैसला करती है, ये हमको 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है, ये हमको लिखकर जरूर भेजें। 2 साल और 2 दिन बाद गाजा में सन्नाटा है। 9 अक्टूबर को जब इजरायली कैबिनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना को मंजूरी दी, तो गाजा पट्टी में युद्ध विराम लागू हो गया। इसके साथ ही 2 सालों से बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की रिहाई का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर कैबिनेट मंत्रियों ने इस समझौते के पक्ष में वोट दिया। हालांकि अति राष्ट्रवादी पार्टियों ने कहीं-कहीं इसका विरोध भी किया। एक दिलचस्प पल तब आया जब नेतान्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बीच में रोककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी और कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में दुनिया में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत हमास 72 घंटे के अंदर सभी 48 बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें से करीब 20 के ही जिंदा होने की संभावना है और बाकी 28 के शव हैं। बदले में इजराइल लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हालांकि इनमें मारवान बरगूती और अहमद सादत जैसे बड़े आतंकवादी नेता शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 के हमले में शामिल हमास के लड़ाके भी रिहा नहीं किए जाएंगे। यह समझौता उस युद्ध को खत्म करने की दिशा में पहला ठोस कदम है, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के भयानक हमले से शुरू हुआ था। उस काले दिन हमास के आतंकियों ने इजराइल की सीमा को तोड़ते हुए दक्षिणी इजराइल पर हमला बोल दिया था, वो भी एक पार्टी में जहां निर्दोष लोग नाच गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। इस हमले में करीब 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हुई और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। यह हमला इतना क्रूर था कि पूरी दुनिया सदमे में आ गई। इजराइल ने इसे अपने इतिहास का सबसे काला दिन बताया। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर बेहद आक्रामक सैन्य अभियान शुरू किया, जो अगले 2 साल तक लगातार चलता रहा।
इन 2 सालों में गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया। इजरायली सेना की लगातार बमबारी ने इसे खंडहर में तब्दील कर दिया। न रहने के लिए घर बचे, न पेट भरने के लिए पर्याप्त खाना, न जीने का कोई सहारा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2025 के बीच 67,173 फिलिस्तीनी मारे गए और 1,69,780 घायल हुए। इनमें 20,179 बच्चे, 10,427 महिलाएं, 4,813 बुजुर्ग और 31,754 पुरुष शामिल हैं। मारे गए बच्चों में करीब 1,000 बच्चे तो 1 साल से भी कम उम्र के थे और 5,000 से ज्यादा बच्चे 5 साल से कम उम्र के थे। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसे नरसंहार तक बताया। दूसरी ओर इजरायली सेना के 466 सैनिक मारे गए और 2,956 घायल हुए। गाजा पट्टी के शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं और तंबुओं में रहने को मजबूर हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से गाजा में युद्ध विराम की निगरानी के लिए एक खास व्यवस्था तैयार की गई है जो कुछ इस तरह काम करेगी। पहला चरण, अमेरिकी समन्वय केंद्र अमेरिका इजराइल में एक सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी नागरिक सैन्य समन्वय केंद्र बनाएगा। इसमें करीब 200 अमेरिकी सैनिक तैनात होंगे, लेकिन ये वो सैनिक हैं जो पहले से ही मिडिल ईस्ट में यूएस सेंट्रल कमांड के साथ तैनात हैं, यानी कोई नया सैनिक वहां नहीं भेजा जा रहा है। अहम बात यह भी है कि कोई भी अमेरिकी सैनिक गाजा के अंदर नहीं जाएगा, वो सिर्फ इजराइल से ही निगरानी और समन्वय का काम करेंगे। इस केंद्र का काम होगा मानवीय सहायता पहुंचाना, जैसे गाजा में खाना, पानी, दवाइयां और दूसरा जरूरी सामान पहुंचाने में मदद करना। इसके अलावा वो सुरक्षा सहायता, लॉजिस्टिक्स की मदद और युद्ध विराम की निगरानी करेंगे। दूसरा चरण, अरब और मुस्लिम देशों की भागीदारी। इस अमेरिकी केंद्र में मिस्र, कतर और तुर्की जैसे अरब और मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिनका काम होगा युद्ध विराम का पालन देखना, किसी भी उल्लंघन को रिपोर्ट करना, अपने अपने संपर्कों के जरिए दोनों पक्षों से बातचीत जारी रखना। तीसरा चरण, भविष्य की योजना। अगर बंधकों और कैदियों का आदान प्रदान सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो उसके बाद एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF बनाई जाएगी। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच अलग से सहमति बननी बाकी है। इस फोर्स में जॉर्डन, मिस्र और दूसरे अरब देश शामिल हो सकते हैं, जो गाजा की पुलिस को ट्रेनिंग देंगे, सीमाओं की सुरक्षा में मदद करेंगे और हमास के हथियार मुक्त होने की प्रक्रिया में मदद देंगे। समझौता इस बात पर भी हुआ है कि इजरायली सेना को गाजा के अंदरूनी इलाकों से वापस आना होगा, लेकिन वो अब भी गाजा पट्टी के 53% हिस्से पर नियंत्रण रखेगी। व्हाइट हाउस ने इसके लिए गाजा का एक नक्शा भी जारी किया है, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि युद्ध विराम कैसे काम करेगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब युद्ध विराम की बात हुई है। पिछले 2 सालों में कई बार मध्यस्थों ने युद्ध रुकवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वार्ता विफल रही। 2024 की गर्मियों और 2025 की शुरुआत में भी कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे। इजराइल का कहना था कि जब तक बंधक वापस नहीं आते और हमास कमजोर नहीं होता, युद्ध जारी रहेगा। वहीं हमास की मांग थी कि पहले इजराइल गाजा से पूरी तरह बाहर निकले और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करे। दोनों पक्षों के बीच का यह गतिरोध टूटता नहीं दिख रहा था। कई बार लगा कि शायद कोई हल निकल जाएगा, लेकिन आखिरी समय में कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। मध्यस्थता में मिस्र, कतर और तुर्की लगातार सक्रिय रहे। कतर ने हमास से बातचीत का जिम्मा संभाला, क्योंकि हमास के कई नेता दोहा में रहते हैं। मिस्र ने अपने शर्म अल शेख रिसोर्ट में अप्रत्यक्ष वार्ता करवाई, जहां दोनों पक्ष अलग अलग कमरों में बैठते थे और मध्यस्थ बीच में संदेश लेकर आते जाते थे। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, जो हमास के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई। लेकिन असली बदलाव तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापस आए और उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने का बीड़ा उठाया। डोनाल्ड ट्रंप ने 29 सितंबर को व्हाइट हाउस में नेतान्याहू से मुलाकात के बाद अपनी 20 सूत्रीय शांति योजना पेश की। ट्रंप की योजना पहले की कोशिशों से अलग थी, क्योंकि इसमें सिलसिलेवार तरीके से कदम उठाने की बात थी। पहले चरण में बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और आंशिक इजरायली वापसी शामिल है। इस बार की कामयाबी का असली राज था दबाव।
ट्रंप ने दोनों पक्षों पर जबरदस्त दबाव बनाया। उन्होंने नेतन्याहू से कहा, यह तुम्हारी जीत का मौका है। दूसरी ओर तुर्की और कतर के जरिए हमास पर दबाव बनाया गया। ट्रंप की टीम ने यह साफ कर दिया कि अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। इस बार जो सबसे अहम बदलाव आया वो था समझौते का क्रम। पहले दोनों पक्ष मांग करते थे कि दूसरा पहले अपनी शर्त पूरी करे, लेकिन इस बार इजराइल ने पहले कदम बढ़ाया। 4 अक्टूबर से ही इजरायली सेना ने गाजा पर बमबारी कम कर दी थी, बिना किसी लिखित गारंटी के। ये नेतन्याहू के लिए बड़ा राजनीतिक जोखिम था, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा था कि बिना ठोस समझौते के वो युद्ध नहीं रोकेंगे। दूसरी ओर हमास ने भी सभी बंधकों को एक साथ छोड़ने पर सहमति दी, जो पहले उनकी रणनीति के खिलाफ था। इन दोनों रियायतों ने वार्ता को आगे बढ़ाया और आखिरकार समझौता संभव हो सका। युद्ध विराम की खबर से गाजा को राहत जरूर मिली है, लेकिन ये शांति कितनी टिकाऊ होगी, ये बड़ा सवाल है। इजराइल और हमास के बीच गहरा अविश्वास अब भी बना हुआ है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि अगर अगले चरण की वार्ता विफल होती है तो इजराइल युद्ध फिर से शुरू करने का अधिकार रखता है और अमेरिका उसका समर्थन करेगा। हमास ने भी चेतावनी दी है कि अगर समझौते की शर्तों में कोई देरी या बदलाव हुआ तो हिंसा फिर से भड़क सकती है। घरेलू राजनीति भी इस समझौते के लिए बड़ा खतरा है। इजराइल में नेतन्याहू की अपनी सरकार में कई मंत्री इस समझौते के खिलाफ हैं। अति राष्ट्रवादी पार्टियों ने कैबिनेट बैठक में विरोध किया और कुछ ने तो सरकार छोड़ने तक की धमकी दी है। आलोचकों का कहना है कि नेतन्याहू अपनी घरेलू राजनीतिक स्थिति बचाने के लिए इस समझौते को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रंप की योजना में यह भी कहा गया है कि हमास को सभी हथियार छोड़ने होंगे, लेकिन ये कैसे होगा ये साफ नहीं है। गाजा में कई सशस्त्र फिलिस्तीनी ग्रुप्स हैं। हमास के बचे हुए नेता और इजरायली जेलों से रिहा होने वाले लोग या तो राजनीतिक ताकत बन सकते हैं या फिर से लड़ाकू ग्रुप्स के रूप में उभर सकते हैं। इस समझौते में गाजा के भविष्य के शासन के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। ट्रंप की योजना में 3 चरण हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण की बारीकियां भी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं की गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले चरण में इजराइल को गाजा से पूरी तरह बाहर निकलना होगा और गाजा का पुनर्निर्माण शुरू होगा। लेकिन ये काम कौन करेगा? क्या दोनों पक्ष इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात पर सहमत होंगे? ये भी बड़ा सवाल है। फिर इजराइल और हमास दोनों ने अलग अलग तरह से समझौते की व्याख्या की है, जो भविष्य में टकराव का कारण बन सकती है। फिलहाल गाजा में शांति है। खान यूनिस में फिलिस्तीनी लोग जश्न मना रहे हैं, बच्चे ढोल बजा रहे हैं। उधर यरूशलेम और तेल अवीव की सड़कों पर इजरायली नागरिक खुशी मना रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि ये नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व का प्रतिबिंब है। साथ ही पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से भी इस मामले पर बात की और उन्हें शांति समझौते के लिए बधाई दी। 2 साल, 2 दिन, हजारों जनाजे और लाखों आंसुओं के बाद आज गाजा में फिर से सुकून की सांस ली जा रही है। ये युद्ध विराम भले ही नाजुक हो, लेकिन एक शुरुआत तो है ही। डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति हो या फिर दुनिया का दबाव, कारण जो भी रहा हो, शांति का यह पहला कदम स्वागत योग्य है। अब जरूरी है कि दोनों पक्ष अपने अपने वादे निभाएं। इजराइल बंधकों को सुरक्षित वापस लाए, हमास हथियार रखे और गाजा का पुनर्निर्माण हो। हाँ, चुनौतियां भी बहुत हैं, घरेलू राजनीति, अविश्वास और अतीत के जख्म। लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो शांति असंभव तो नहीं है, मुश्किल जरूर हो सकती है। गाजा के वो बच्चे जो आज ढोल बजा रहे हैं, उन्हें एक बेहतर कल का हक है और शायद ये समझौता उस कल की पहली किरण हो। उम्मीद करती हूँ इस बार शांति टिके। लेकिन ये अफसोस भी होता है कि विश्व युद्ध रहे हों या 2 देशों के बीच ये लड़ाइयाँ, लाखों जाने जाती हैं, बच्चे मारे जाते हैं, नफरत के बीज बोए जाते हैं, और इस सब से हासिल क्या होता है? दुनिया को अगर बचाना है तो शांति का रास्ता ही अपनाना होगा। लेकिन शांति कभी भी एक तरफा नहीं होती, इसके लिए सबको साथ आना होगा। तो देखते हैं इजराइल फिलिस्तीन के बाद रूस और यूक्रेन क्या करते हैं। आतंकवाद के सौदागर मसूद अजहर और उसके गिरोह ने अब एक नई चाल चली है और इस बार उन्होंने महिलाओं को अपनी जिहादी साजिशों में शामिल करने का फैसला किया है। जी हाँ, पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने अपनी पहली महिला विंग बना ली है और नाम दिया है
जमात उल मोमिनात। 8 अक्टूबर को बहावलपुर के मरकज उस्मान अली से इस ब्रिगेड की भर्ती शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात, इस महिला आतंकी ब्रिगेड की कमान किसे दी जा रही है? मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर को। वही सादिया अजहर जिसका पति यूसुफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था। अब जरा सोचिए, ये कैसी मानसिकता है। एक तरफ तो परिवार के लोग मारे गए, लेकिन बदला लेने के लिए खुद की बहन को आतंकी गतिविधियों की कमान सौंप दी है। यह है मसूद अजहर का परिवार प्रेम। मसूद अजहर, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के घर पैदा हुआ था। किसने सोचा था कि एक टीचर के घर जन्मा बच्चा आगे चलकर भारत के मासूम लोगों का कातिल बनेगा। लेकिन महज 20 साल की उम्र में ही ये शख्स हरकतुल मुजाहिदीन नाम की आतंकी संगठन में शामिल हो गया। 1994 में भारतीय सुरक्षा बलों ने मसूद अजहर को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन 1999 में IC-814 विमान को हाईजैक करके इस आतंकी को छुड़ा लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ? 2000 में इस नापाक इंसान ने जैश ए मोहम्मद की स्थापना की। फिर शुरू हुआ खून की होली का वो सिलसिला जो आज तक जारी है। 2001 में भारतीय संसद पर हमला, जिसमें निर्दोष लोगों की जान गई। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला और फिर 2019 में पुलवामा, जहां 40 CRPF जवानों को शहीद कर दिया गया। यह है मसूद अजहर का क्राइम रिकॉर्ड, यह है उसकी जिहादी विरासत। लेकिन भारत ने भी मसूद का पूरा हिसाब किया। पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या के बाद 6 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और POK में घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह भी निशाना बना, वही जगह जहां पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। 12 से 15 एकड़ में फैले इस आतंकी कैंप में राफेल विमानों ने स्कैल्प मिसाइलों और AASM हैमर बमों से हमला किया। मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग इस हमले में मारे गए, जिनमें उसकी बड़ी बहन साहिबा और उसका पति, सादिया का पति यूसुफ अजहर, भांजा और उसकी पत्नी और भांजी शामिल थे। उसके 4 करीबी साथी भी खत्म हो गए। यह था भारत का संदेश, अब हम सीमा पार भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के भारी झटके के बाद मसूद अजहर और उसके भाई तलहा अल सैफ ने एक नई चाल चली है। पहली बार जैश ए मोहम्मद ने महिलाओं को अपनी ऑपरेशनल फ्रेमवर्क में शामिल करने का फैसला किया है। पहले संगठन महिलाओं को हथियारबंद अभियानों में शामिल नहीं करता था, लेकिन अब आइसिस, बोको हराम, हमास और LTT की तरह महिला आत्मघाती हमलावरों को तैयार करने की योजना बना रहा है। जमात उल मोमिनात में जैश कमांडरों की पत्नियों को भर्ती किया जा रहा है। उनके अलावा बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली और हरिपुर के केंद्रों में पढ़ने वाली आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियां हैं, यानी गरीब और बेसहारा महिलाओं को धार्मिक नारों के नाम पर बहकाया जा रहा है। और अब सबसे डरावनी बात, सुरक्षा एजेंसीज के मुताबिक ये ब्रिगेड सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और देश के दक्षिणी हिस्सों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और WhatsApp ग्रुप्स के जरिए शहरी और शिक्षित मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। मक्का मदीना की तस्वीरें दिखाकर जज्बाती और धार्मिक संदेशों के जरिए इन महिलाओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा ने अपने ठिकाने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शिफ्ट कर लिए हैं और अब पाकिस्तान तबाह हुए आतंकी ढांचों को फिर से बनाने में लगा है। इजी पैसा ऐप के जरिए ऑनलाइन फंड रेजिंग शुरू की गई है, जिसमें पूरे देश में आतंक के 313 नए मरकज बनाने के लिए 391 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। पाकिस्तान की जमीन पर खुलेआम आतंकियों के लिए फंड जुटाए जा रहे हैं, कैंप बनाए जा रहे हैं और वहां की सरकार सब चुपचाप देख रही है। जब तक मसूद अजहर जैसे आतंकियों को पाकिस्तान से संरक्षण मिलता रहेगा, तब तक ये खून की होली थमेगी नहीं। 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया था, ग्लोबल टेररिस्ट। उस पर यात्रा प्रतिबंध और आर्थिक पाबंदियां भी लगी, लेकिन क्या फर्क पड़ा? वो आज भी बहावलपुर में आराम से बैठा है और नए नए आतंकी प्लान बना रहा है। अब महिलाओं को आत्मघाती हमलों के लिए तैयार किया जा रहा है। ये कितनी गिरी हुई सोच है। नया जीवन देने वाली महिलाओं को मौत का हथियार बनाया जा रहा है। भारत को अब और भी सतर्क रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर नजर रखनी होगी, खासकर उन प्लेटफॉर्म्स पर जहां धार्मिक प्रचार के नाम पर युवाओं को बहकाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसीज को पूरी ताकत से काम करना होगा और हाँ, जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई बार बार करनी होगी, क्योंकि आतंकवाद की भाषा सिर्फ ताकत है। उन्हें समझाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें उनकी ही धरती पर जाकर तबाह करना होगा।
मसूद अजहर ने भारत का बहुत खून बहाया है। संसद से लेकर पुलवामा तक उसके हाथ मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। अब उसने अपनी बहन को भी इस मौत के खेल में उतार दिया है, लेकिन जीत नहीं पाएगा। वैसे कितना बड़ा फर्क है ना। भारत में वीर नारियां जब जब मैदान में उतरी हैं तो अपने देश की रक्षा के लिए उतरी हैं। इतिहास की रानियों से लेकर आज की जाबाज फाइटर पायलट्स तक हमारी महिलाएं देश को बचाने के लिए लड़ती हैं, और पाकिस्तान की औरतों को आतंक फैलाने के लिए लड़ाया जा रहा है। रात के 12 बजे या रात के 2-3 बजे भूख लगी हो तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, खासकर युवा जेनजी, फोन उठाया, कोई ऐप खोला और खाना ऑर्डर कर दिया। चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, घर में पार्टी हो, दिवाली या कोई भी और त्यौहार, आजकल तो घर पर खाना बनाने के बजाय ऑनलाइन ऑर्डर करने का चलन बढ़ गया है। खासकर त्योहारों की सीजन में जब ऑफर्स चलते हैं और देर रात तक पार्टियां होती हैं, तब तो डिलीवरी बॉयज हमारे दरवाजे पर लगातार आते जाते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति आपके घर के दरवाजे तक आ रहा है वो कौन है? उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है? जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर चलाए गए एक विशेष अभियान ने इन सवालों को और भी गंभीर बना दिया है। इस अभियान के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स और ओला उबर जैसी टैक्सी सर्विसेज में काम करने वाले ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉयज का वेरिफिकेशन किया गया, और जो खुलासा हुआ पूरे देश को झकझोर देने वाला है। लगभग 200 से ज्यादा डिलीवरी बॉयज और कैब ड्राइवर्स का आपराधिक रिकॉर्ड मिला है, जो पहले से ही किसी न किसी अपराध में शामिल रहे हैं। यानी जो व्यक्ति आपके घर का पता जानता है, जो आपके घर के अंदर का हाल देख सकता है, जो आपकी दिनचर्या समझ सकता है, वो एक अपराधी हो सकता है। अगर डिलीवरी बॉय से जुड़े अपराधों की बात करें तो आंकड़े खुद बोलते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के डेटा के अनुसार भारत में साइबर क्राइम के मामलों में 31% की बढ़ोतरी हुई है, और इनमें से कई मामलों में डिलीवरी सिस्टम का दुरुपयोग हुआ है। बच्चों के खिलाफ अपराधों में भी 9.2% का इजाफा हुआ है, जिनमें से कई मामलों में डिलीवरी बॉयज के रूप में अपराधी घरों में घुसे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तो पुलिस ने जनवरी 2025 से ही रात 1 बजे के बाद ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने पर रोक लगा दी है। पिछले कुछ साल में जैसे ऑनलाइन ऑर्डर्स का चलन बढ़ा है, वैसे ही क्राइम की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। अभी इस महीने 6 अक्टूबर की बात है, मुंबई में एक लड़की ने रात को ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया। डिलीवरी बॉय आया, उसने फ्लैट के बाहर ही लड़की को पार्सल दिया और दूसरे हाथ से पैसे लेने लगा। इस दौरान उसने लड़की को गलत तरीके से छुआ, जिससे वो असहज हो गई और तेजी से पीछे हटी। डिलीवरी बॉय की हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद लड़की ने सबूत के साथ डिलीवरी बॉय की शिकायत की, तब ब्लिंकिट ने उस पर कार्रवाई करते हुए नौकरी से निकाला। इससे पहले 2 अक्टूबर को गुरुग्राम के सेक्टर 93 में 21 साल के डिलीवरी बॉय समद ने एक नाबालिग लड़की को खाना देने के बहाने बहला फुसलाकर अपहरण किया और उसके साथ रेप किया। लगभग 20 घंटे की तलाश के बाद 8 साल की मासूम एक खेत में बेहोश और घायल हालत में मिली। 5 सितंबर 2025 को नोएडा में एक डिलीवरी बॉय ने एक महिला को चाकू की नोक पर धमकाकर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। जून 2025 में दिल्ली के एक डिलीवरी बॉय को मोबाइल फोन और लैपटॉप चुराते हुए पकड़ा गया। फरवरी 2025 में जयपुर में एक ई कॉमर्स डिलीवरी एजेंट सुनील कुमार चंदेल और उसके साथी अमन मीणा को 20 लाख रुपए की कीमत के हाई एंड मोबाइल फोन चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 29 सितंबर को सुनील महंगे मोबाइल फोन की खेप डिलीवर करने के बजाय गायब हो गया और पुलिस ने उससे 12 स्मार्टफोन्स और एक टैबलेट बरामद किया। दिवाली, दशहरा जैसे त्योहारों के समय जब ऑनलाइन ऑर्डर का चरम होता है, तब ये खतरा और भी बढ़ जाता है। त्योहारों के दौरान लोग देर रात तक जागते हैं, पार्टियां होती हैं और लेट नाइट ऑर्डर्स का ट्रेंड बढ़ जाता है। ऐसे में आपराधिक तत्व इसका फायदा उठाते हैं। तो जयपुर पुलिस की ये पहल न केवल समय की मांग है, बल्कि पूरे देश के लिए एक जरूरी कदम है। देश भर की पुलिस को अब ऑनलाइन डिलीवरी और कैब सर्विसेज के लिए काम करने वाले लोगों का वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी हो गया है। लेट नाइट ऑर्डर के दौरान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए ये और भी अहम हो जाता है। रायपुर पुलिस ने जिस तरह रात 1 बजे के बाद ऑनलाइन फूड ऑर्डर पर रोक लगाई है और डिलीवरी बॉयज का अनिवार्य वेरिफिकेशन शुरू किया, वैसा ही कदम दूसरे शहरों को भी उठाना चाहिए। सुविधा जरूरी है, लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। और हमको और आपको भी जागरूक रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। कोशिश करें कि डिलीवरी बॉयज को घर के अंदर ना आने दें। जितना हो सके बहुत देर रात खाना ऑर्डर ना करें। कैब में सफर करते वक्त फोन में ना लगे रहें, बल्कि रास्ते पर नजर रखें। याद रहे, हमारी सुरक्षा सिर्फ पुलिस की नहीं, हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है।
तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दूं, आज 10 अक्टूबर है और इस दिन का खास महत्व है बॉलीवुड की दुनिया में, वैसे हमारे लिए भी। ठीक 71 साल पहले आज ही के दिन 1954 में जन्म हुआ था एक ऐसी अभिनेत्री का जिनकी आंखों की मस्ती के मस्ताने आज भी हजारों हैं। जी हाँ, रेखा जी। दक्षिण भारतीय सिनेमा से शुरुआत करने वाली रेखा ने जब हिंदी सिनेमा में कदम रखा तो शुरुआत में संघर्ष भी किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गहर, उमराव जान, खूबसूरत, सिलसिला जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसा जादू बिखेरा कि आज भी लोग उन्हें भूल नहीं पाते। रेखा जी की खासियत सिर्फ उनकी खूबसूरती नहीं बल्कि उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग रही। चाहे कोटसन का किरदार हो या एक साधारण लड़की का, हर रोल में वो अपनी छाप छोड़ती रही। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका ग्रेस और स्टाइल बेमिसाल है। चाहे वो मंच पर परफॉर्म कर दें या किसी पार्टी में पहुंच जाएं, उनके वीडियोस सबसे ज़्यादा वायरल होते हैं। उनकी फिल्म उमराव जान का ये गीत आज भी बहुत सुना जाता है। उसकी कुछ पंक्तियां आपके साथ साझा कर रही हूँ। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं। एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। हैप्पी बर्थडे रेखा जी। आप हमेशा ही बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और टैलेंटेड अभिनेत्रियों में शुमार रहेंगी।